थर्ड ईयर चैप्टर नंबर 1 एंड 2 वेक्टर एंड पार्टिकल डायनामिक्स। इसका एमसीक्यूज नंबर 1 है अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो क्या है? जो हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक्सप्लेन करती है वो हमारे पास होती है वेक्टर। तो वेक्टर इसका आंसर है। इसी के रिलेटेड आपको स्केलर भी पूछा जा सकता है और स्केलर हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन करती है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है द फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर ए। कि यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये भी हो सकता है या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में हमारे पास है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है गिवन डायरेक्शन में वो हमारे पास होती है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। मिसाल के तौर पे अगर आप ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, इसके दरमियान अगर आप कोई वेक्टर ड्रा करते हैं लेट्स सपोज ए, तो इस ए वेक्टर का जो आपके पास इफेक्ट है वो एक्स एक्सिस में भी होगा और वो वाई एक्सिस में भी होगा। तो जो किसी भी वेक्टर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसके कंपोनेंट पे वो हमारे पास होता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब फोर्थ वाले की बात करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10। जो हमारे पास फोर्स वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। तो एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फोर्स है वो आपको 10 न्यूटन गिवन है और जो एंगल है वो आपको 30 गिवन है। तो कहता है एक्स एक्सिस पे आप फोर्स क्या करें फाइंड कर लें। तो फार्मूला होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ आपके पास गिवन है, साइन आपके पास 30 है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा कैलकुलेटर से। मजीद अगर आप आपसे पूछ लेता है अगर आप वाई एक्सिस की फोर्स निकालें तो वो आपके पास होगा इसको सोल्व कर लेंगे, इसी तरह इसे भी सोल्व कर लेंगे, तो दोनों में आपका आंसर क्या होगा निकल आएगा। अब बात करते हैं 5 वाले की। तो 5 वाले में हमारे पास है अ वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। वो कौन सा वेक्टर है जो किसी पॉइंट की लोकेशन को बताता है? तो वो हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ही हमारे पास ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। जैसे अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम देखें, एक्स एक्सिस है, इस साइड का नाम ए रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस है, इस साइड का नाम बी रखा हुआ। तो कोई वेक्टर अगर आर यहां से निकल रहा है तो ये ए और बी पॉइंट बताते हैं कि ये ओरिजिन से निकल रहा है और ये आर वेक्टर है। तो हम लिखेंगे ए आर इज इक्वल टू ए के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस में आई और वाई एक्सिस में जे। तो आर हमारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर है। तो ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? ये इसी तरह और भी हो सकता है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का। इसी तरह ये भी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अब 7 की बात करते हैं।
इन स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइज, कि स्पेस में हमारे पास कितनी तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3 डायमेंशन में हमारे पास स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम लाई करता है, जिसे एक्स वाई और जी कहते हैं। अब 7 की बात करेंगे, सॉरी 8 की बात करेंगे। तो 8 में हमारे पास है इन स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द साइन आर यूज्ड। स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो साइन होते हैं वो हमारे पास होता है रो, थीटा और फाई। इसी तरह आपको और भी एमसीक्यू आ सकता है कि जैसे आपके पास कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से होते हैं, तो वो आपके पास एक्स वाई और जी होते हैं कार्टियन में। इसी तरह सिलेंड्रिकल के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो भी आपने देख लेना। अब बात करेंगे 9 की। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर आप डॉट प्रोडक्ट देखें दो परपेंडिकुलर वेक्टर का, तो एक वेक्टर अगर इस साइड पे है एक इस साइड पे है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो आपके पास 90 है। तो आपने डॉट देखना है, ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, एंगल आपके पास 90 डिग्री, और कोस 90 हमारे पास क्या होता है 0। तो हर चीज का कोस 90 हमारे पास 0 आएगा, तो हर चीज क्या आ जाएगी 0। तो इसका आंसर 0 आएगा। इसी तरह आपसे पैरेलल के बारे में पूछा जा सकता है, एंटी पैरेलल के बारे में, इसके यूनिट वेक्टर के बारे में, तो वो भी आपने देख लेना। अब बात करेंगे 10 की बात करेंगे। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज, कि अगर आप पहले हमने डॉट की बात की है, अब हम वेक्टर की बात करेंगे। दो वेक्टर्स का अगर आप क्या करें क्रॉस प्रोडक्ट लें पैरेलल वेक्टर का, एक वेक्टर ये है दूसरा ये है, ए और बी दोनों आपस में पैरेलल है। जब दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो एंगल होता है 0 डिग्री। तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, तो साइन 0 हमारे पास 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बात करेंगे 11 की। द फार्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट। अगर आप इन टर्म ऑफ कंपोनेंट की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, तो इन टर्म ऑफ कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ए के कंपोनेंट होते हैं हमारे पास ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के, और बी के होते हैं बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। आपने डॉट लेना है या स्केलर लेना है, तो इनका स्केलर ले लेते हैं। साथ में आप लिख देंगे बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जी के। तो इसका इससे ले लेते हैं ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई। तो फिर इसी तरह ए एक्स बी वाई करेंगे तो आई डॉट जे डिफरेंट है, तो उनका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, जैसे हमने ये किया था। उसी तरह ए को इसका लेंगे आप इसके साथ, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा ये भी 0, ये भी 0 प्लस, इसी तरह वो भी 0 हो जाएगा प्लस, और आपके पास फिर आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे। फिर इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी भी 2 0 आएंगे, और बाद में हमारे पास जो बचेगा वो ए जी बी जी और के डॉट के। तो यही आपका यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 की। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, कि टॉर्क का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है। फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा।
तो आर हमारे पास बेसिकली लेंथ होती है, तो लेंथ के होते हैं मीटर और फोर्स के न्यूटन। तो न्यूटन मीटर क्या होंगे, इसके यूनिट्स निकल आएंगे। अब बात करेंगे 12 की। 12 निकल ली है। अब हम बात करेंगे 13 की, द फार्मूला ऑफ डाइवर्जेंस। अगर आप डाइवर्जेंस की बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन लेट्स सपोज आपके पास फाई है, इसकी आपने डाइवर्जेंस लेनी है, तो आपको करना पड़ेगा डेल को फाई के साथ डॉट ले लेंगे, तो आपके पास डाइवर्जेंस बन जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे 13 की। 13 कर लिया। 14 की बात करेंगे, द फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट इज। अगर आप ग्रेडियंट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द फार्मूला ऑफ ग्रेडियंट इज। अगर आप ग्रेडियंट की बात करेंगे तो आपने फंक्शन के साथ डेल को ऑपरेट कर देना, तो आपके पास ग्रेडियंट निकल आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 की अगर आप बात करते हैं, द टॉर्क इज मैक्सिमम फॉर। कि टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री आता है, क्योंकि फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन 90, और साइन 91 होगा तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर निकल आएगा। अब 16 की बात करते हैं। 16 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। किसी एरिया से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें गुजरती हैं, वो लाइनें उस एरिया का क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं। किसी एरिया से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें गुजरती हैं, वो लाइनें उस एरिया का क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं। अगर तो इलेक्ट्रिक लाइंस है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और अगर मैग्नेटिक लाइन है तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बात करेंगे 17। फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज। हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, अगर लाइनें किसी एरिया से पास हो रही हैं, तो उस एरिया की डायरेक्शन ये, और लाइनें और एरिया सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है ई डॉट ए कोस थीटा। हमारे पास जब एंगल 0 डिग्री होगा, तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये इसका आंसर है, या मैक्सिमम फ्लक्स। बात करेंगे अब 17 की। क्वेश्चन नंबर 18, इफ एरिया एंड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फ्लक्स इज। अगर एरिया और लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, एरिया ऊपर है और लाइनें की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स होता है ई डॉट ए कोस थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 90, तो जब आप कोस 90 पुट करेंगे तो कोस 90 हमारे पास होता है 0, तो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 0 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अब 19 की बात करेंगे। The resistive force between two bodies when one body slide over another body। जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी स्लाइड करती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं तो हमारे पाँव और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होती है। अगर आप किसी मेज़ के ऊपर किसी बुक को रख के, ये मेज़ है, इसके ऊपर आप क्या करें, अगर आप बुक को रख दें फिर इसको मूव करवाएं तो ये स्लाइड करती है, तो यहाँ जो फोर्स होगी उसका नाम होगा फ्रिक्शन। अब बात करेंगे 20, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। कि मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। मैस के होते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी के होते हैं हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या होंगे, मोमेंटम के
यूनिट्स होंगे। अब बात करेंगे 21 की। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम हुज लेंथ इज 1.2। लेंथ कितनी गिवन है? 1.2 मीटर। एंड कोनिकल एंगल, जो वहां पे एंगल बनता है वो भी हमें गिवन है। एंगल हमें गिवन है 25 डिग्री। तो कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला होता है L cos थीटा ओवर G। L की वैल्यू भी आपको गिवन है, cos 25 भी गिवन है, G आपके पास 9.8 होता है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। बात करेंगे 22 की। The hollow cylindrical shell when rotated above its own axis। हमारे पास जो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता है शेल, उसी का नाम होता है रूटर। ये ही आपका आंसर है। अब 23 की बात करते हैं। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। कि जब फ्लूइड हमारे पास मूव करता है तो उसकी लहरों के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। यही इसका आंसर है। अगर आप शहद की बात करें तो शहद की लहरों के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो फिर शहद की विस्कोसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर और मिल्क। 24 की बात करते हैं। टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड। जो आपके पास टू डायमेंशन में मोशन होती है उस मोशन का नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप किसी चीज को थ्रो करते हैं तो उसकी टू डायमेंशन में मोशन होती है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो उस मोशन का नाम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बात करेंगे 25 वाले की। 25 में कहता है प्रूव दैट I क्रॉस k डैट इज इक्वल टू -j। क्या होगा? अगर आपसे बात की जाए क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज I J और K, आपने किधर जाना है? I से K। और अगर आप I और K का क्रॉस लेते हैं तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में -j आएगा। यही इसका क्या है?